Bismillahirrahmanirrahim. We're going to start topic of averages. The average value of collection of numerical observation is a statistic of the collection, a single number that describes the entire collection. Statisticians work with several kinds of averages. The ones that are used mostly are mean, median, and mode. बेसिकली एवरेज में क्या होता है कि आपके पास एक कलेक्शन होती है एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, और एक नंबर आपको डिस्क्राइब कर रहा होता है उनके बारे में, एक स्टेटिस्टिक वैल्यू। और तीन किस्म की जो है वो एवरेजेस ज़्यादातर जो है वो कंसिडर की जाती है। एक मीन कहलाती है, एक मीडियन होती है और एक मोड होती है। पहले इनको देख लेते हैं और फिर रैंडम वेरिएबल के एस्पेक्ट से जो है उसकी डिटेल देखते हैं। द मीन वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज परहैप्स द मोस्ट फेमिलियर। You get the mean value by adding up all the numbers in the collection and dividing by the number of terms in the sum. ठीक है, मीन में क्या है कि आपके पास जितने भी नंबर हैं आप उन सब का सम कर देते हैं और फिर जितने नंबर होते हैं वो उसे आप डिवाइड कर देते हैं। थिंक अबाउट मीन ग्रेड इन द मिड टर्म एग्जाम ऑफ दिस कोर्स। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मिड टर्म एग्जाम दिया, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और क्लास की एवरेज देखनी है। तो सब स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपने सम किया और डिवाइड किसे कर दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, जो कि फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 से डिवाइड कर दिया। The median is the number in the middle of a set of numbers in the sense that an equal number of members of the set are below the median and above the median. Median एक ऐसा नंबर है जो कि आपके पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स के दरमियान में जो नंबर आ रहा होता है उसे मीडियन कहते हैं, ठीक है। So this is altogether different from mean. The third average is mode of a set of numbers. The mode is the most common number in the collection of observation. There are as many mode numbers with the value that than any other value. मोड बेसिकली वो है जो मोस्ट कॉमन नंबर है, ठीक है। तो ये तीनों जो है एवरेज के कॉन्टेक्स्ट में ही इनको स्टैटिस्टिक्स में बयान किया जाता है, मीन, मीडियन एंड मोड, एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। all three of them are totally different from each other. So let's look at an example. For one quiz, 10 students have the following grades on a scale of 0 to 10. एक क्विज है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट्स के ये ग्रेड्स आए, ठीक है, ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 10, 9, 5, 10, 8, 4, 7, 5, 5, 8, 7, ठीक है। So these are the marks that are obtained in one quiz. Find the mean, median and the mode. The sum of 10 grades is 68. इन सबको सम करें अगर 9 + 5 + 10 + 8 + 4 + 7 + 5 + 5 + 8 + 7, सम इज 68। तो इसका मीन अगर निकालना है तो वो क्या होगा, 68, यानी सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये टोटल कितने नंबर है, ये आपके टोटल जो है वो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लगे हुए हैं, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 10, 6.8 इज द मीन वैल्यू। ये कहलाएगा इसका मीन। अगर पूछा जाए कि भाई इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन क्या है, तो मीडियन इसका 7 है, ठीक है। सिंस देयर आर 4 स्कोर्स बिलो 7 एंड 4 स्कोर्स अबव 7, देखो 7 से कम मार्क्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, 5, 4, 5, 5, ठीक है। 4 मार्क्स हैं जो 7 से कम है, ठीक है, और 7 से ज्यादा कौन से मार्क्स हैं, 9, 10, 8 और ये वाला 8, ठीक है। तो 7 इज द मीडियन। कोई 4 मार्क्स इससे कम है, 4 मार्क्स इससे ज्यादा, 7 इज द मीन ऑफ। द मोड इज 5। Mode is 5 since that score occurs more often than any other. It occurs 3 times. 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 दफा 5 आ रहा है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम आ रहा हो वो उसका मोड कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों एवरेजेस के कॉन्टेक्स्ट में ही स्टैटिस्टिक्स में बयान किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो मीन था इसका 6.8, मीडियन था इसका 7, मोड था इसका 5। तो देखो तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, और तीनों एवरेज के कॉन्टेक्स्ट में ही बयान किए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें मीन का भी पता लग गया, मोड का भी पता लग गया और मीडियन का भी पता लग गया। अब हम बात करते हैं जी रैंडम वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में, और हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे जाके कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स आने हैं जो कि डिराइव किए गए हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट से
एक्सपेक्टेड वैल्यू के। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल एक्स है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज ऑल्सो डिनोटेड एज म्यू ऑफ एक्स। ये म्यू है, म्यू, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल सिंबल म्यू से भी डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को। तो म्यू का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की, और ये जो साथ एक्स लगा हुआ है इसका मतलब है कि इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है जी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिनोटेड एज म्यू ऑफ एक्स एंड फॉर्मली रिटन एज, या फॉर्मूला क्या है इसका? इट इज द समेशन of the values multiplied with the corresponding probability of that and summing all of them up, ठीक है। अच्छा, ये आपको फॉर्मूला अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। एक्सपेक्टेशन इज अ सिनोनिम फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। समटाइम्स द टर्म मीन वैल्यू इज आल्सो यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो बेसिकली जो एवरेजेस में हमने मीन पढ़ा था, दैट इज द थिंग दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? दैट इज बेसिकली द मीन। We prefer to use mean value to refer to a statistic of a set of experimental outcomes, the sum divided by the number of outcomes। यही पढ़ा था ना आपने अभी थोड़ी देर पहले, मीन वैल्यू। तो ये भी वही चीज है। To distinguish it from the expected value which is a parameter of a probability model, लेकिन क्योंकि हम इसे probability के context में क्या कह रहे होते हैं, तो हम इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं। Let us see। If you recall your studies of mechanics, the form of definition may look familiar. Think of point masses on a line with a mass of Px of x kilograms at a distance of x meters from the origin. In this model, mu of x is the center of the mass. This is why Px of x is called the probability mass function. Probability mass function आपको याद है कि क्या था? कि आपके पास रैंडम वेरिएबल था, ये उसकी स्मॉल एक्स उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही होती थी, और इन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ रही होती थी। तो स्मॉल एक्स इक्वल फॉर एग्जांपल 1 है, स्मॉल एक्स इक्वल फॉर एग्जांपल 2 है, स्मॉल एक्स इक्वल 3 है, और उस सारी वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होता था, ठीक है। तो वी ऑलरेडी नो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू टेक इन के ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। To understand how this definition of expected value corresponds to the notion of adding up a set of measurements, suppose we have an experiment that produces a random variable x and we perform n independent trials of this experiment। हम n times जो है experiment जो है perform कर रहे हैं, और वो independent trials हैं, एक trial दूसरी trial पे dependent नहीं है। We denote the value that x takes on the ith trial by x of I. We say that x of 1, x of 2, up till x of n is a set of n sample values of x corresponding to the average of a set of number we have after n trials of the experiment, the sample average। क्या हमारे पास क्या आ जाती है? सैंपल एवरेज आ जाती है। वही जो हमने थोड़ी देर पहले किया है, कि हमने थोड़ी देर पहले जो किया है, आपके पास ये वाली एक्सपेरिमेंट, ये वाली आपने मीन जो निकाला था, कि आपके पास वैल्यूज हैं और फिर आपने क्या किया? डिवाइड कर दिया उनको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। टोटल कितनी थी? 10 थी, ठीक है। तो जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्म में बात कर रहे हैं, जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो हम कोई वैल्यूज की बात कर रहे हैं। वी आर समिंग देम अप एंड देन डिवाइडिंग डिवाइडिंग देम बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये थी जी आपकी एवरेज, राइट। अच्छा, each x of I takes values in the set S of x out of n trials. Assume that each x belonging to S of x occurs nx time, then the sum जो है वो क्या बन जाएगा? अगर आपका जो n ट्रायल्स है उसमें कोई आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो nx टाइम्स अगर होती है, तो ज़ाहिर है आपको उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये 5 जो था वो तो 2 टाइम्स अगर हो रहा था, ठीक है, और फिर आपको ज़ाहिर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Recall our discussion in section 1.3 of the relative frequency interpretation of probability. Here we pointed out if n observations of an experiment, the event A occurs n a time, we interpret the probability as। probability जब हमने पढ़ी बिल्कुल स्टार्ट में, हमने कहा जी probability जो है वो क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स probability of A क्या है? नंबर ऑफ टाइम जो A occur हुआ है डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ n है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
This is the relative frequency approach. You all know well कि what is the relative frequency approach. के number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. ये हमने formula पढ़ा था ना कि probability of event A is the number of favorable outcomes, यानी कि number of times इसमें A occur हो रहा है divided by total number of outcomes. This will give you the probability. ठीक है. अच्छा, this is the relative frequency of A. In the notion of random variable, we define the corresponding observations as. इसमें हम x की फॉर्म में बात कर रहे हैं क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल x की बात कर रहे हैं और स्मॉल x जो है उसकी वैल्यूज हैं, राइट. दिस सजेस्ट दैट इफ यू टेक n अप्रोचेस इंफिनिटी, यानी यू टेक अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स आप जब लेंगे, ठीक है, सो दिस विल बिकम द समेशन, दिस विल बिकम द समेशन x प्रोबेबिलिटी. ये क्या चीज है? ये n x ओवर n क्या चीज है? दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी. This is basically related to probability. So value into probability and summing all of them, this will give you the expected value. Yeah, in other words, this will give you what? This will give you the mean of the random variable. This will give you the mean of the random variable. So we will do an example and things will get more clearer to you then. The Bernoulli random variable x as expected value of p. अच्छा, जिस तरह हमने फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ी थी ना, उनका पीएमएफ जो है खास फॉर्म जो है उसकी होती है, इसी तरह अगर फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को आपको पता है तो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज की भी एक खास फॉर्म होती है. यानी अगर आपको पता लग गया कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, तो एक चीज तो आपको ये पता लग गई थी ना उसके पीएमएफ में से कि ए की वैल्यू पी है और ए की वैल्यू क्या होती है, 1 - पी होती है. तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज इक्वल टू पी. ठीक है, प्रूफ. ठीक है, प्रूफ लेते हैं इसका. आपके पास क्या है जी? The Bernoulli random variable has expected value of p. The proof is expected value of x is equal to 0 into probability that the random variable is 0 plus 1 into probability that the random variable is 1. दो ही पॉसिबल वैल्यूज है ना. फॉर एग्जांपल 0 and 1. फॉर एग्जांपल 0 and 1. तो 0 मल्टीप्लाइड विद 0 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरी कौन सी वैल्यू, 1 into 1 आने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो 0 into 0 आने की प्रोबेबिलिटी विच इज 1 - p प्लस 1 into 1 आने की प्रोबेबिलिटी विच इज p, that is equal to p. You can see that the expected value is equal to p. So if you know that the random variable is Bernoulli random variable, the expected value is what? The expected value is p. ये वाली एग्जांपल जो है ना, ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर कर देगी बिकॉज दिस इज मोर जेनेरिक. ठीक है, ऑल्दो है ये भी बर्नौली रैंडम वेरिएबल, लेकिन आपको इसमें जो चीज है जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगी. ठीक है, रैंडम वेरिएबल आर इन एग्जांपल 2.6 आपने पहले पढ़ी, उसका पीएमएफ यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, टू ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक आर इज इक्वल टू 0, एक आर इज इक्वल टू 2. तो ये पीएमएफ दिया हुआ है आपको. एक रैंडम वेरिएबल आर जिसकी वैल्यूज स्मॉल आर क्या है, एक 0 है एक 2 है. 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4. 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4. एंड 0 अदरवाइज. तो पीएमएफ आपको दिया हुआ है. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस? एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू 0 into 1/4 प्लस 2 into 3/4. 0 into 1/4 plus 2 into 3/4. So you will get 3/2. So 3/2 is the probability. 3/2 is the probability. Sorry, 3/2 is the expected value of the random variable r. Right. So there is a difference between a PMF and the corresponding expected value. So जब आपके पास random variable r आ गया, आपने कहा जी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसकी मीन वैल्यू जो है वो 3/2 है. यानी उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बनती है, दैट इज इक्वल टू 3/2. ठीक है, 3/2 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल. राइट. तो आप ये देख सकते हैं आपके पास, आप वैसे ऑब्जर्व करें, आर इज इक्वल टू 0 है ना, और एक आर इज इक्वल टू 2 है. ठीक है, सो आप क्या कह रहे हैं कि भाई आपके रैंडम वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, वो आपकी आती है 3/2. 3/2 होता है 1.5. तो इसमें आपने ये नहीं देखना कि भाई ये तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज में है ही नहीं, ये 0 या 2 है ही नहीं. ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है दैट कैन बी एनी नंबर. तो स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज के जो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है वो तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल में आती नहीं. तो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट कैन बी एनी वैल्यू. बस ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रही होती है, आपको मीन वैल्यू दे रही होती है
उस रैंडम वेरिएबल की, ठीक है। और क्या फॉर्मूला है उसका, वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी प्लस अदर वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एंड समिंग ऑल ऑफ दैम, ठीक है। इसमें दो वैल्यूज हैं, तो दो में सम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो है आपने पढ़ा था, उसका पीएमएफ हम डिटेल में देख चुके हैं। we will not go into the proof of that. If you come across a geometric random variable, आपको पता लगे कि वो geometric random variable है, ठीक है। तो उसकी expected value क्या होगी, 1/p। उसकी expected value होगी 1/p, ठीक है। तो this is a small proof of that. You can just go through the proof of that. If you come across a geometric random variable, no need to perform and evaluate. If you know what is p, you can directly write what the expected value of that is, ठीक है। ओनली इफ यू कम अक्रॉस ज्योमेट्रिक और आपको कंफर्म हो कि ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह पॉइसन रैंडम वेरिएबल आपने डिटेल में देख चुके हैं आप। अगेन नो नीड टू गो इनटू द प्रूफ ऑफ दैट, बट ऑब्वियसली फार्मूला आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, वैल्यू इनटू पीएमएफ एंड समिंग ऑल ऑफ द वैल्यू, ठीक है। ये आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है, वैल्यू टाइम्स प्रोबेबिलिटी एंड समिंग ऑल, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पीएमएफ जो है यहाँ पे आपने फिर लिखना है पॉइसन का, ठीक है। एंड यू विल कम अक्रॉस, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है अल्फा। तो आपने इससे पहले जितनी एग्जांपल्स की हैं, इससे पहले आपने जितनी एग्जांपल्स की हैं जिसके अंदर आपने पीएमएफ निकाले थे, आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं क्या चीज़, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ दोस कॉरस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये आपने किया था जी, पास्कल, पॉइसन, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल था आपका, राइट। सो अगर आपको पता लग गया भाई ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, यू कैन डायरेक्टली राइट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट। ऑब्वियसली यू कैन इवैल्यूएट दैट एज वेल, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इवैल्यूएट करना, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी को सम ही करना है, ठीक है। बट इफ यू are sure that a certain random variable belongs to a certain family of random variable, you can directly write the expected value of that. अच्छा जी। So for the binomial random variable with the parameters n p, the expected value is n multiplied with p. तो अगर आपको पता है कि स्मॉल n की क्या वैल्यू है, p की क्या वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। For the Pascal random variable, the expected value is k divided by p. For the discrete uniform random variable, it is k plus l divided by 2. So you already know what these parameters are. So अगर ये parameters available हैं, you can directly write the corresponding expected values, right? अच्छा, let's do this quiz 2.5. Quiz 2.5 देखते हैं. The probability that a call is a voice call is PV is equal to 0.7. तो एक वॉइस कॉल आने की प्रोबेबिलिटी है जी 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेटा कॉल इज 0.3। डेटा कॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। आप अज्यूम करें कि यू आर सिटिंग इन अ स्विचिंग सेंटर, राइट, और या वॉइस कॉल आ रही है वहाँ पे या डेटा कॉल कॉल आ रही है। वॉइस कॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 0.7, डेटा कॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। वॉइस कॉल कॉस्ट 25 सेंट्स ईच एंड डेटा कॉल कॉस्ट 40 सेंट्स ईच। जो वॉइस कॉल है वो 25 सेंट्स की हर कॉल पड़ती है, और डेटा कॉल जो है वो 40 सेंट्स की जो है हर कॉल पड़ती है, ठीक है। लेट सी इक्वल द कॉस्ट इन सेंट्स ऑफ वन टेलीफोन कॉल एंड फाइंड, ठीक है। सी जो है वो जो कॉस्ट बता रही होती है एक टेलीफोन कॉल की, आपने मालूम करना है पीएमएफ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल एग्जांपल। विद अ प्रोबेबिलिटी 0.7 है जी प्रोबेबिलिटी किसकी, वॉइस कॉल की। कॉल इज अ वॉइस कॉल एंड सी इज इक्वल टू 25 एंड सी इज इक्वल टू 25। कॉस्ट कितनी है वॉइस कॉल की, वॉइस कॉल की कॉस्ट इट इज गिवन कि दैट इज 25 सेंट्स, ठीक है। अदरवाइज विद प्रोबेबिलिटी 0.3 वी हैव अ डेटा कॉल,
तो डेटा कॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3 और डेटा कॉल की कॉस्ट कितनी है, इट इज गिवन 40, इट इज गिवन दैट इट इज 40। तो पीएमएफ बनाना तो बड़ा आसान है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। पीएमएफ बनाना किसका था, ये बहुत ध्यान देना है इस चीज का। ये गिवन है कि आपने कॉस्ट का पीएमएफ बनाना है, आपने कॉस्ट का पीएमएफ बनाना है। सो पी सी ऑफ सी, ये सी में कौन सी वैल्यूज आ रही होनी चाहिए, कॉस्ट आ रही होनी चाहिए। एक 25 कॉस्ट है, एक 40 कॉस्ट है, और तो कोई कॉस्ट है नहीं। 25 है, एक 40 है, एंड अदरवाइज। और 25 की क्या प्रोबेबिलिटी है, इट इज गिवन के दैट इज 0.7। 40 की क्या प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन के लिए 0.3 है। ठीक है, तो दिस इज द पीएमएफ ऑफ द कॉस्ट, दिस इज द पीएमएफ ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास एक वॉइस कॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और वॉइस कॉल की कॉस्ट लगती है हर कॉल की 25 सेंट्स, और डेटा कॉल की जो है वो 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि डेटा कॉल होगी, और डेटा कॉल की कॉस्ट है 40 सेंट्स। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने जो सी है, जो कि कॉस्ट है बेसिकली इन सेंट्स, उसका पीएमएफ मालूम करना है। तो पी सी ऑफ सी में यहाँ पे सी की वैल्यूज आनी होनी चाहिए 25, 40 एंड अदरवाइज। 40 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.3। 25 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.7। तो दिस इज द पीएमएफ ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, दिस इज द पीएमएफ ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है सी की। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि आप ये मालूम करने लग जाए कि भाई आपको ये कौन सी फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल से बिलोंग करता है। बड़ा सिंपल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी। तो 25 इंटू 0.7 प्लस 40 इंटू 0.3, 10 सेकंड लगाया आपने और आपने मालूम कर ली 29.5 सेंट। अब आप नोट करेंगे 40 सेंट या 25 सेंट, ये 29.5 सेंट तो थे ही नहीं। डोंट वरी अबाउट दैट, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी वो कुछ भी आ सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली वो एक रियलिस्टिक वैल्यू होगी, और वो आपकी जितनी टोटल वैल्यूज हैं उनके दरमियान में आसपास आ रही होगी। ठीक है, so expected value of C here is 25 into 0.7 plus 40 into 0.3, which is equal to 29.5 cents. So this is the expected value of the random variable. So from this example, you are seeing how to find the PMF that you already knew, और फिर PMF given हो तो उससे expected value कैसे निकाली जाती है। ठीक है, so from this topic come to know कि सबसे पहले आपको ये पता लगा कि एवरेजेस जो हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। स्टैटिस्टिक्स में 3 किस्म की एवरेजेस आ रही होती है, एक होती है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। ठीक है, और मीन जो होता है वो आपको पता लग गया है कि तमाम का सम करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जो आपका मीडियन है वो बेसिकली दरमियान की वैल्यू होती है ऑल वैल्यूज में से, और मोड वो होता है जो सबसे कॉमन आ रहा हो, वो उसका मोड कहलाता है। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो रैंडम वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही होगी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू और जस्ट लाइक द मीन इन इन नॉर्मल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल क्या होता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू the values corresponding multiplied with the corresponding probabilities of that and summing all of these. ठीक है, तो value into probability plus second value into probability plus third value into probability depending upon के टोटल कितनी वैल्यू है, ये आपका कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली फॉलोज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी में हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। एंड देन वी सॉ कि हमें ये अगर पता लग जाए कि हमारा रैंडम वेरिएबल किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। सो देयर आर स्मॉल प्रूफ्स ऑफ दैट, यू कैन गो थ्रू देम, एंड देन दिस इज सॉर्ट ऑफ अ टेबल जिसे हम मालूम कर सकते हैं कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एन की होती है, पास्कल है तो के बाई पी है, और यूनिफॉर्म है तो के प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। एंड देन स्मॉल क्विज जो कि आपने यहाँ पे देखा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का ये बेसिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो अभी तक आपने देखा था कि एक रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल आपने देखा रैंडम वेरिएबल वाई, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि एक रैंडम वेरिएबल किसी और रैंडम वेरिएबल का फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास x एक रैंडम वेरिएबल था, उसका भी फंक्शन बन रहा है,
और उस फंक्शन से एक नया रैंडम वेरिएबल y बन रहा है, तो वो फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा। तो वी विल डू दिस टॉपिक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर योर टाइम।